में मैं सोचती थी कि 5 से 6 घंटे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए निकालूं, और उसके साथ एक मेरा रहता था कि हर रोज़ द हिंदू एग्ज़ाम मतलब द हिंदू पेपर ज़रूर पढ़ना है मुझे, क्योंकि उससे करंट अफेयर्स की कवरेज और काफ़ी अच्छी कवरेज हो जाती थी। तो वही था मेनली। तो कैसे आपको, जैसे कि यूपीएससी में आपको जाना है, उसको लेकर जो आप तैयारी कर रहे थे, कैसे आपके मन में आया और कैसे विचार आया? एक स्कूल के टाइम से ही मुझे था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है। एक वो जो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स में मुझे स्कूल के टाइम से ही काफ़ी रुझान था, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो एक वो था, और साथ में एक ये था कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ माना जाता है, तो मुझे था कि ये एग्ज़ाम मुझे एक बार देखना है कि ये एग्ज़ाम कितना चैलेंजिंग है और क्या मैं इसे कर सकती हूँ, तो एक वो वाली चीज़ भी थी। तो फिलहाल जो है परिवार में किस तरह का माहौल है, और दूर दूर से भी फ़ोन आते होंगे रिश्तेदारों के, परिवार के, दोस्तों के? हाँ जी, तो परिवार में सब बहुत ही खुश है, क्योंकि उन सबको आज ऐसे लगा कि जो मैंने मेहनत करी वो रंग लाई। तो परिवार में सब बहुत खुश है, सब ने मेरा बहुत सपोर्ट भी किया है, तो एक दिल से खुशी है उन सबको उस चीज़ की। उन्होंने मुझे देखा है मेहनत करते हुए, तो एक उनको उस चीज़ की बहुत खुशी है। और हाँ, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, सबके कॉल्स मैसेजेस आ ही रहे हैं। तो आपने स्कूल की अगर बात करें, कौन से स्कूल में आपने पढ़ाई की है, और अभी फ़िलहाल जो है कौन से आपने डिग्री कहाँ से प्राप्त की है, उसके बारे में? हाँ जी, तो स्कूलिंग मेरी ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल हिसार से है, और उसके बाद मैंने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी ऑनर्स डिग्री करी है। एंड उसके बाद फिर मैंने 1 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन को दिया था, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और उसके बाद फिर मैंने अपनी मास्टर्स इन लॉ करी है फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो कोचिंग वगैरह भी ली है यूपीएससी के लिए? नहीं, मैंने कोचिंग एज सच नहीं ली है, सेल्फ प्रिपरेशन पे ही मेरा पूरा फोकस था। लेकिन जो जैसे मेन एग्जाम देने से पहले कुछ मॉक टेस्ट्स वगैरह कोचिंग्स निकालते हैं, वो मैंने ज़रूर दिए थे, बट एज सच क्लासेस या पढ़ाई मैंने किसी कोचिंग से नहीं करी है। ध्वनि जी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है, तो इसमें तैयारी करने के लिए क्या बच्चे को इंस्टाग्राम या ये चीज़ें से कितनी दूरी बनानी चाहिए? हाँ जी, सोशल मीडिया आजकल हर बच्चे के पास है, बहुत छोटी उम्र से बच्चों को फ़ोन मिल जाते हैं, तो एक वो सोशल मीडिया हमारे दुनिया की रियलिटी है। बट मेरे अकॉर्डिंग सोशल मीडिया को हम बिल्कुल ना नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक रेगुलेटेड यूज़ होना चाहिए। एक हमारा होना चाहिए कि हाँ, एक दिन में मैं इतना ही यूज़ करूँगा सोशल मीडिया, क्योंकि वो एक हमारे उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने दोस्तों से टच में रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, हमें चीज़ें पता चलती है, दुनिया की न्यूज़ भी पता चलती है बहुत। और सोशल मीडिया पे जैसे पर्टिकुलरली यूपीएससी प्रिपरेशन के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स है, जहाँ पे अच्छा मटेरियल आता है, अच्छे टेस्ट सीरीज़ के मतलब टेस्ट्स वगैरह आते हैं, तो वो भी मैंने एक्सेस किए थ्रू सोशल मीडिया ओनली। तो सोशल मीडिया को मैं ये नहीं बोलूँगी कि सोशल मीडिया एक ख़राब चीज़ है, मैं बस ये बोलूँगी कि उसका एक रेगुलेटेड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, और वो खुद ही चीज़ समझनी है, वो कोई बता नहीं सकता किसी को। जो बच्चे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो आगे तैयारी करें? आपने 215 रैंक हासिल किया है और हिसार का नाम बढ़ाया है, तो उन बच्चों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे मोटिवेशनल? हाँ जी, मैं यही बोलूँगी कि आप सिविल सर्विसेज की जर्नी में अगर कोई भी बच्चा जाना चाहता है और इस एग्ज़ाम में रैंक प्राप्त करना चाहता है, तो डिसिप्लिन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 चीज़ें थ्रू आउट इस जर्नी चाहिए। और ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम भी है, यहाँ पे आप किसी भी स्टेज पे नहीं कह सकते कि श्योर शॉट है कि सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि एक जो आपकी प्रोफेशनल पढ़ाई रहे अदर देन यूपीएससी, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि अगर यहाँ पे आप नहीं भी कुछ प्राप्त कर पाते तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो कि आप उस जगह पे भी जा पाओ, और आप में एक कॉन्फिडेंस हो, और इस एग्ज़ाम में भी कॉन्फिडेंस के साथ ही अपीयर करो। अगर हम आमतौर पे देखते हैं तो पूरे इंडिया के अंदर कोचिंग सेंटर बहुत खुले हुए हैं। हाँ जी। और बच्चों की लाइन भी लगी हुई है। क्या बिना कोचिंग किए कोई बच्चा रैंकिंग हासिल कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, बिना कोचिंग किए रैंक बिल्कुल हासिल की जा सकती है। कोचिंग सिर्फ एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है आपको, जब एक क्लास आपकी होती है तो एक वो डिसिप्लिन आता है कि हाँ, इस टाइम से इस टाइम मुझे पढ़ना है। बट अगर किसी में सेल्फ डिसिप्लिन है, कोई वो चीज़ खुद से कर सकता है, तो कोचिंग की कोई एज सच नीड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ जी, टेस्ट्स वगैरह ज़रूर देने चाहिए कोचिंग्स के, उस हिसाब से गाइडेंस आप ज़रूर लीजिए, मेंटोरशिप लीजिए, बट कोचिंग में जाके पढ़ना वो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। कुछ ऐसे टिप्स जो बच्चों को आप बताना चाहें कि इस चीज़ की तैयारी होनी चाहिए? जैसे अभी मैंने आपकी मम्मी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपकी लिखने की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी। तो इस तरह के टिप्स आप थोड़े से बता सकें जो बच्चों के काम आ सके। हाँ जी,
तो 2-3 टिप्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं अभी, एक तो ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फोकस इस एग्ज़ाम में सारा करंट अफेयर्स पे ही रहता है। तो जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर में भी स्पेशली मैं 2 न्यूज़पेपर्स ही बोलूँगी, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई एक पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं लंबे समय से, तो एक आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड और बेस बन जाता है सिविल सर्विसेज के लिए। उसके सिवाय जो है वो, जैसे मेरी मम्मी ने ऑलरेडी बताया ही, कि मेंस स्पेशली जो इसका पार्ट है, जो मतलब जिसके बेसिस पे रैंक बनती है, उसके अंदर आपका राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आंसर को लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन, वो स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड है वहाँ पे, अदर देन दी नॉलेज जो होती ही है। और थर्ड मेरा यही रहेगा कि प्रेशर के साथ नहीं प्रिपरेशन करनी है, एक आराम से करनी है प्रिपरेशन, इस प्रेशर के साथ नहीं करनी है कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, एक वो रहना चाहिए, एक बहुत कामली सेटिस्फैक्शन के साथ करनी चाहिए कि जो भी होगा मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा, और उससे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहिए बच्चों को। आप हिसार में रहे हैं, हिसार में बड़े हुए हैं, हिसार की एजुकेशन है आपकी, तो किस तरह के ऐसे काम हैं जो आपको आमतौर पर नज़र आते हैं कि जो आप सिविल सर्विस में आकर जो करना चाहेंगे पूरी तरह से? हाँ जी, तो इसमें मैं ये बोलूँगी कि अलग अलग सेक्टर्स है जहाँ पे मैं काम करना चाहूँगी। सोशल सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है। तो सोशल सेक्टर में मैं स्पेशली महिला सशक्तिकरण के लिए करना चाहूँगी काम, विमेन सेफ्टी के लिए मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है हमारे समाज में कि महिलाएं सेफ़ नहीं फील करती हमारे सिटीज़ में, तो उसके लिए मैं काम करना चाहूँगी। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, उस तरीके की चीज़ें मेरा फोकस रहेगा। और इकोनॉमिक सेक्टर में मतलब लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, जो भी मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिस भी लेवल पे एक प्रोवाइड किया जा सकता है, तो वो मेरा एक फोकस रहेगा। और उसके साथ ही जो भी हमारे कानून है, लॉज है, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, वो भी मेरा फोकस रहेगा। जब आप अपनी तैयारी करते थे तो कितने घंटे आप अपना नींद लिया करते थे, कितने घंटे आपकी पढ़ाई, थोड़ा इस बारे में बताएं। हाँ जी, तो मेरा ये मानना है कि नींद बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मेरा हमेशा से ये रहा है, मैं 8 घंटे ज़रूर ही सोती थी, उससे ज़्यादा ज़रूर सो जाती थी, मैं कभी कभार 9 घंटे भी सो जाती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अच्छी स्लीप से एक बहुत अच्छा आपका रूटीन बनता है, आप फ्रेश फील करते हो और आप अच्छे से पढ़ पाते हो। तो 8 से 9 घंटे की स्लीप मैं हर रोज़ लेती थी थ्रू आउट द एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साइकिल। और अदर देन दैट स्टडी का मेरा 7 to 8 आवर्स एवरी डे का रहता है, और वो वेरी करता है। कुछ स्टेजेस में आप ज़्यादा भी पढ़ते हो, जैसे मेंस एग्जाम से पहले 10 से 12 घंटे भी पढ़ना पड़ता है। इंटरव्यू के दौरान आप थोड़ा कम भी पढ़ सकते हो, 6 से 7 घंटे भी बहुत होता है। बट अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 8 से 9 घंटे की हर रोज़ की पढ़ाई थ्रू आउट दी साइकिल वो आपको ज़रूर चाहिए ही होती है। थी बेटी से, और जिस तरह से जो है रिजल्ट आया, और क्या कहेंगे इस बारे में? इसका ये 3rd अटैम्प्ट था बिटिया का, तो मैं काफ़ी अच्छी उम्मीद थी। 2nd अटैम्प्ट तो ये बीमार हो गई थी, दे नहीं पाई थी। 1st अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुई थी इसकी। तो बेसिकली तो तैयारी तो इसी बार इसने करी है, सीरियसली तो इसका 1st अटैम्प्ट ही माना जाएगा ये। और वी आर एक्सपेक्टिंग मतलब कि 300 के अंदर रैंक आ जाएगा। तो कभी आपने बचपन में जब स्कूल में जाती तो कभी सोचा था कि इस तरह से जो है बेटी नाम रोशन करेगी आप? नहीं, अब तो ये तो बच्चे के स्टेजेस आते हैं। अब जैसे लॉ कर रही थी, अब लॉ के बाद तो हमने जो इसको सिलेक्शन लॉ में जो इसने लिया था, तो ये कह के लिया था कि मैं जज बनूंगी। अब वहाँ जाके अब इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पे अलग कल्चर है कॉलेजेस के अंदर, लॉ कॉलेजेस के अंदर। कोई कहता मैं कारपोरेट में जाऊँगा, कोई कहता मैं कुछ करूँगा, कोई कुछ करूँगा। बेसिकली जुडिशरी से दूर भागते हैं, या तो वो डिफ़िकल्ट है एग्ज़ाम काफ़ी, और ज़्यादातर लोग यूपीएससी का राह ले लेते हैं। और यूपीएससी भी इतनी आसान नहीं है, मतलब इक्वल डिफ़िकल्ट हैं दोनों के दोनों, चाहे जज बनो चाहे यूपीएससी क्लियर करो। डॉक्टर साहब, मैडम डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, हाँ जी। बिटिया आईएएस जी, हाँ जी। तो इनको कोशिश नहीं की कि ये भी डॉक्टर बनेंगे? नहीं, ये तो बच्चों का अपना इंटरेस्ट होता है। हमने किसी पे थोपा तो है नहीं, कि दबाव तो डाला नहीं कि भाई आपने डॉक्टर बनना ही बनना है। जिनके बड़े बड़े क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो तो दबाव डाल के भी बना लेते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उनको वो आगे चलाना है। हमारा ऐसा कुछ है नहीं। मैडम जो है सरकारी अफसर हैं, और मैं जो है अपना क्लिनिक करता हूँ। तो ऐसा कोई बड़ा लंबा चौड़ा वो नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सेटअप नहीं है जिसको आपको आगे चलाने के लिए कोई आपको सोचना पड़े कि ये आगे भी चलाना है हमने। हाँ, ऐसा कोई टेंशन नहीं है हमारे को। जब मर्जी आप अपना रिटायरमेंट ले सकते हो विदाउट एनी टेंशन।